सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आशा कर रहे हैं कि आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि भाई काफी दिन से हम लोगों की क्लास नहीं आ रही थी, चिंता न करिए, अब क्लास आपकी निरंतर आएंगी और बहुत ही जल्दी आएंगी। सिलेबस को बेटा टाइम से रिकवर करा देंगी, चिंता ना करिए और बस आप लोग मेहनत करते रहिएगा। जैसा कि भाई हम लोगों का केमिस्ट्री का सेट नंबर 3 बचा हुआ था फिनिश करने के लिए, फिजिक्स के 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब सेट नंबर 4 को भी आरंभ करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लासें अब एक साथ आएंगी, चिंता ना करिए, ठीक है। अब क्लास डिले नहीं होगी। जैसा कि आप लोगों के सेट नंबर 3 के अंदर प्रश्न 5 के घातक करा दिए थे, आज 5 का घ प्रश्न है। 5 के घ प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। 5 का घ प्रश्न देखिए, 5 का घ प्रश्न बोल रहा है प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचना को विस्तार से समझाइए। देखिए, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना को भाई क्या पूछा है, विस्तार में पूछा है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, ठीक है। अब प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना, अब देखिए प्रोटीन की जो संरचना बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी होती है। जब बहुत सारे हम एमिनो अम्ल को क्या करेंगे, एमिनो अम्ल की एकलक इकाइयों को हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या कर देते हैं, आबंधित कर देते हैं। तो ये क्या बन जाती है, प्रोटीन की संरचनाएं बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि किसी प्रोटीन में एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम से बनी जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वही क्या होती है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। अगर हम एमिनो अम्ल के गुणों में, एमिनो अम्ल के क्रम में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो फिर क्या होगा भाई, प्रोटीन के गुणों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को किसमें लिखना है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में, ठीक। अब बात करेंगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। अब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना भाई किसे कहेंगे, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपके लिए भाई क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वह हाइड्रोजन आबंध द्वारा क्या होती है, आबंधित होती है और प्रोटीन के अणु का विशिष्ट आकार देती है। अब ये 2 प्रकार की होती है, पहला अल्फा हेलिक्स संरचना, दूसरा बीटा शीट या लहरिया परत संरचना। देखिए अल्फा हेलिक्स संरचना किससे मिलकर बनी होगी, तो यहां पर जो हमारा, आप समझिए यहां पर जो एमिनो अम्ल ले लिया हमने, एमिनो अम्ल में बेटा हमने NH2 CH2 COOH, ये हमने एमिनो अम्ल ले लिया, एमिनो अम्ल का प्रथम सदस्य बेटा ले लिया, ठीक है। अब इसके हम जब बहुत सारे अणु ले लेंगे, NH2 CH2 COOH, ठीक है, ऐसे बहुत सारी एकलक इकाइयां ले लेंगे, ठीक है। जब इनको हम जोड़ेंगे, चलो एक और अणु ले रहे हैं NH2, या इधर मैं लिख दे रहा हूं इधर, ठीक है, NH2 CH2 COOH, ठीक है। ये हमने एमिनो अम्ल की एकलक इकाइयां ली। अब हम इनको क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। तो जोड़ें कैसे, देखो CO कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इससे OH ग्रुप और एमिनो समूह से बेटा हम यहां पर किसको ले लेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप को। तो यहां से हम किसको बाहर कर देंगे, आप बोले सर यहां से H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है, H2O बाहर। ऐसे जब हम इस एकलक इकाई को इसमें जोड़ेंगे तो यहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल से COOH से OH समूह और NH2 समूह से बेटा हम किसको ले लेंगे, H को। तो यहां से बेटा किसको बाहर कर देंगे, H2। इसी प्रकार ऐसे एकलक इकाइयां आगे भी होंगी, एकलक इकाइयां इधर भी होंगी। तो यहां से बेटा COOH से OH समूह और NH2 समूह से बेटा हम किसको ले लेंगे, H, ठीक है। ऐसे हम जोड़ते हैं। तो अब यहां से किसको, जब हम इन्हें जोड़ रहे हैं तो यहां से किसको बाहर कर रहे हैं, H2O को बाहर कर रहे हैं, ठीक है। जब H2O को बाहर कर दोगे तो यहां बचेगा कौन, NH। अब भाई श्रृंखला इधर भी जुड़ी होगी, श्रृंखला एकलक इकाइयां इधर भी होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर कौन है, CH2
उसके बाद कौन है, CO। इस CO का बेटा जो आबंध बनेगा वो किसके साथ बनेगा, NH के साथ, ठीक है। उसके आगे जुड़ा हुआ है CH2, फिर कौन है CO, CH2CO। इसका आबंध फिर से बेटा किसके साथ बनेगा, NH के साथ। उसके बाद फिर कौन है, CH2, और फिर कौन है, CO। श्रृंखला बेटा इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगी। तो आपने देखा कि यहां पर जो CO और NH के बीच में आबंध बन रहा है, CO और NH के बीच में आबंध बन रहा है, इसी आबंध को तो भैया बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड आबंध, ठीक है। जब बहुत सारे पेप्टाइड आबंध आपको मिलेंगे तो यही क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड आबंध, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जो अल्फा हेलिक्स रचना होती है, इसमें एक एमिनो अम्ल का CO समूह लेते हैं तथा चौथे एमिनो अम्ल का NH समूह, इनके बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन आबंध। और हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण दक्षिणावर्ती पेच के समान एक संरचना प्राप्त होती है, ठीक है। और यही संरचना बेटा हमारी कौन सी कहलाएगी, अल्फा हेलिक्स संरचना, ठीक है। चलिए देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दक्षिणावर्ती पेच के समान बेटा संरचना, ठीक है। ऐसे मान लिया यहां पर बेटा CO समूह है, तो हमने यहां पर मान लिया NH समूह है, ठीक है। तो पहला CO समूह, पहले एमिनो अम्ल का CO समूह तथा चौथे एमिनो अम्ल का NH समूह, ठीक है। ये आपस में हाइड्रोजन आबंध बनाएंगे और हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण यहां पर दक्षिणावर्ती पेच के समान क्या प्राप्त होती है, संरचना प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसे यहां पर CO समूह, तो यहां से बेटा यहां पर दर्शा दीजिए NH समूह, इनके बीच में आबंध बना दीजिए। इसी प्रकार CO समूह, यहां पर बेटा NH समूह, इनके बीच में हाइड्रो आबंध बना दीजिए। यहां पर बेटा CO समूह ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए NH समूह, और इनके बीच में बेटा हाइड्रोजन आबंध बना दीजिए, ठीक है। तो ये दक्षिणावर्ती पेच के समान क्या प्राप्त हो रही है आपको, संरचना। CO समूह यहां ले लीजिए, NH समूह यहां, ठीक है। तो आप लोग बना लेंगे ना, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स। दूसरा है बीटा लहरिया परत संरचना, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है। और एक दूसरे के समांतर या निकटवर्ती दशा में इनके बीच क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आबंध। किसके बीच में, CO और NH के जो निकटवर्ती के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आबंध। और यह संरचना बेटा क्या बन जाती है, बीटा लहरिया परत संरचना, ठीक है। देखो यहां पर निकटवर्ती बेटा कुछ इस तरीके से, ठीक, ऐसे ऐसे यहां पर ले रहे हैं, ऐसे, ठीक है। चलिए तो अगर ये रहा, देखो अगर हमने यहां पर क्या कर दिया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मैंने यहां से बेटा रख दिया CH2, तो CH2 के बाद बेटा फिर कौन आएगा, आप बोलो सर CO, तो यहां पर मैं रख दिया CO। CO के बाद फिर कौन आएगा, आप बोलो सर NH, तो NH यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आएगा, CH2, तो यहां CH2 आ गया। CH2 के बाद फिर कौन ले लिया हमने, CO, तो यहां CO आ गया, ठीक है। यहां पर कौन आ गया, CO आ गया। उसके बाद CO के बाद फिर कौन आ जाएगा, NH आ जाएगा। फिर उसके बाद NH के बाद फिर CH2 आ गया। CH2 के बाद फिर कौन आ गया भाई, CO आ गया। इसी प्रकार बेटा श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ऐसे अगर हम यहां पर जोड़ेंगे, यहां पर जोड़ना चाहें, अगर हम यहां पर रख लिया CO समूह रख दिया यहां पर, ठीक है, तो यहां कौन आ जाएगा, NH। तो यहां पर ये CO और NH के निकटवर्ती होने के कारण इनमें क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आबंध बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार NH के बाद फिर बेटा कौन आएगा, NH के बाद आएगा CH2, CH2 के बाद बेटा आएगा CO, CO के बाद फिर NH। अब देखो यहां हाइड्रोजन आबंध नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर दूरी है, निकटवर्ती के बीच में बनेगा, ठीक है। उसके बाद NH के बाद फिर कौन आएगा, CH2, CH2 के बाद फिर कौन आएगा, CO, फिर कौन आ जाएगा, NH। अब देखो यहां पर फिर NH आ गया, यहां पर फिर बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाली जो संरचना बन जाएगी वो कौन सी बनेगी, बीटा लहरिया परत संरचना, ठीक है। और ये क्या करती है, यह बेटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को दृढ़ आकार देती है, दृढ़ परत के रूप में देती है, ठीक है। उसके बाद तृतीयक संरचना, तृतीयक संरचना क्या, देखो
प्राथमिक संरचना इस तरीके से होगी, ठीक है। द्वितीयक संरचना हल्की सी बेटा क्या होना शुरू होगी, कुंडलित होना शुरू होगी। तृतीयक संरचना क्या होगी, और ज्यादा बेटा कुंडलित होना शुरू होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड के मुड़ने, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के मुड़ने, लिपटने तथा कुंडलित होने के कारण, कुंडलित होने के कारण एक त्रिविम संरचना बनती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, ठीक। अब इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड आबंध और विद्युत आकर्षण आबंध पाए जाते हैं, जिसके कारण यह संरचना जुड़ी होती है, ठीक है। अब प्रोटीन की चतुसंरचना क्या है, तो प्रोटीन की संरचना, चतुसंरचना क्या है, यह संरचना तब बनती है जब दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य सहसंयोजक आबंध के अतिरिक्त हाइड्रोजन आबंध, उसके बाद कौन सा बेटा, उसके बाद हाइड्रोजन आबंध, विद्युत आकर्षण आबंध, उसके बाद वांडर वाल्स बलों द्वारा क्या होती है, जुड़ती है, और यह कैसे होती है, सर्वाधिक स्थायी होती है, ठीक है। चतुसंरचना बेटा कुछ इस तरीके से, यहां पर चतुसंरचना बेटा हम यहां बना दे, जैसे ये कुंडली थी, ये तृतीयक संरचना थी। अब इसमें बेटा क्या होगा, दो या दो से अधिक संरचनाएं बेटा क्या हो जाएंगी, लिपट जाएंगी तब, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, ये हाइड्रोजन आबंध द्वारा, उसके बाद और वांडर वाल्स बलों द्वारा, और किसके द्वारा, विद्युत आकर्षण आबंध द्वारा बेटा ये क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट भाई। इसके बाद भाई अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 6 को, ठीक है। 6वां प्रश्न 6 का बोल रहा है, हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, VVI, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है। हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो हेडिंग है बेटा हमारी क्या, हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है, समझना क्या है हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, पहले समझते हैं। वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें नाभिक स्नेही अवकर्मक क्रियाधार, इसमें जो आपका हेलो एल्केन है उसको क्या बोला गया है, क्रियाधार, क्रियाधार पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती भाई अभिक्रिया, यह कहलाती है हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एसएन के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। और इसी के आधार पर अभिक्रिया बेटा दो प्रकार से बांटी गई हैं, एक तो SN1 और दूसरा SN2, ठीक है। चलिए क्या बताया हमने, इसमें बेटा जो क्रियाधार होता है इसको बोला गया है, RX को बोला गया है भाई, यहां पर जो ये हमारा क्रियाधार है, ठीक है। ये हमारा कौन है, हेलो एल्केन है, इस अभिक्रिया में से क्या बोला गया है, क्रियाधार, और इस पे बेटा आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब न्यूक्लियोफिलिक बेटा जैसे यहां पर बेटा OH ऋणायन और जैसे Cl ऋणायन आदि, ठीक है, इस पे क्या करेगा, आक्रमण। तो आक्रमण करने के बाद ये वाला न्यूक्लियोफिलिक बेटा किसको बाहर करेगा, हैलोजन को, क्योंकि हैलोजन पे ऋणात्मक है तो इसको बाहर करेगा, और स्वयं जाके बेटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, स्वयं जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यह रिएक्शन बेटा क्या कहलाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं भाई, इसे एसएन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। और इसी के एसएन की क्रियाविधि के आधार पर इसे कितने प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रियाधार
पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, इसे एसएन से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए एसएन की क्रियाविधि के आधार पर बेटा इसे दो प्रकार से बांटा गया है। एसएन की क्रियाविधि के आधार पर इसे बेटा कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से। नंबर एक, पहला बेटा SN1 और दूसरी बेटा किसको बांटा गया है? SN2। ठीक है, SN1 और SN2 अभिक्रिया क्रियाविधि के आधार पर। SN1 अथवा इसी को बोलते हैं, वन का मतलब है एक आड़ुक। ठीक है, एक आड़ुक, एक आड़ुक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, और SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, समझिए इसमें क्या होता है। यह अभिक्रिया कितने चरण में संपन्न होती है? दो चरण में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया बेटा कितने चरण में संपन्न होती है? यह अभिक्रिया दो चरण में संपन्न होती है। कैसे? समझो, पहली बार में जो बेटा हमारा पहले चरण के अंदर क्या होगा, जो क्रियाधार है वह बेटा अपने आयनों में टूटेगा, R धनायन प्लस X ऋणायन, और अभिक्रिया कैसी होगी भाई? मंद होगी। दूसरी बार में बेटा दूसरे चरण में इसी पर बेटा आक्रमण, R धनायन पर आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफिलिक, जैसे OH ऋणायन, Cl ऋणायन। अभिक्रिया अब कैसी होगी भाई? तीव्र, और क्या बन जाएगा? ROH। तो यह अभिक्रिया बेटा कितने चरण में हो रही है? दो चरण में। लेकिन यह अभिक्रिया बेटा, यह अभिक्रिया, इसके अंदर की कहानी है कि यह अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है। कितने चरण में? एक चरण में। इसमें लिखेंगे भाई, इसमें लिखेंगे यह अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है। ठीक है, दूसरा बेटा इसमें जो अभिक्रिया का वेग है क्रियाधार पर निर्भर करता है। इसमें SN1 में क्रियाधार पर निर्भर कर रहा है कि अभिक्रिया स्लो हो रही है या तीव्र हो रही है। तो इसमें अभिक्रिया का वेग क्रियाधार पर निर्भर करता है। ठीक है, अर्थात वेग निर्भर करेगा किस पे? क्रियाधार पे। ठीक है, और यह अभिक्रिया बेटा कौन सी कोटि की बन जाती है? यह अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे समझो इसमें, जैसे यहां पर 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड पर OH का आक्रमण, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड पर हम भाई किसका आक्रमण करा रहे हैं? OH का आक्रमण। देखो सबसे पहले बेटा यहां पर 3 डिग्री में यहां पर CH3 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 और जुड़ा हुआ Br,
ये 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड है। पहली बार में बेटा ये अपने आयनों में टूटेगा, पहली बार में किस में टूटेगा, अपने आयनों में। चरण फर्स्ट में चल रहे हैं। अब क्रिया कैसी होगी, मंद होगी, ठीक है, और ये समतलीय त्रिभुजाकार आकृति में टूटेगा, ठीक है, प्लस और Br पे माइनस। और ये बेटा पहली बार में ये क्या बनाया, कार्बोधनायन। इस कार्बोधनायन पर आक्रमण करेगा नाभिक स्नेही अवकर्मक, ठीक है। तो दूसरा चरण बेटा मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसका दूसरा चरण बेटा ये रहा इधर, ठीक है, इधर जगह नहीं। दूसरी बार में बेटा इस पे आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफिलिक कार्बोधनायन पर। अब सुनो, इसके पास अब अपक्रिया होगी भाई तीव्र, आयनिक अपक्रिया तीव्र होती है। अब ये OH आक्रमण बेटा आगे से भी कर सकता है और ये OH आक्रमण बेटा पीछे से भी कर सकता है। इसके पास अब चांस आ गया, चाहे बेटा ये आक्रमण आगे से करा दो चाहे इससे पीछे से, यानी 50% L और 50% D उत्पाद इसमें बनेगा, ठीक है। तो जब बेटा न्यूक्लियोफिलिक आगे से आक्रमण करेगा तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक कहां जुड़ जाएगा, आगे जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक कहां जुड़ जाएगा, आगे, ठीक है, प्लस जब बेटा ये OH आक्रमण पीछे से करेगा तो ये कहां जुड़ जाएगा भाई, OH पीछे से, इस तरीके से। तो यहां पर 50% बेटा ये L रूप है और 50% ये हमारा कौन सा है, D रूप है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिश्रण। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, रेसेमिक मिश्रण, ठीक है, जिसके अंदर बेटा 50% L रूप और 50% बेटा क्या है, D रूप है, ठीक है। इसी प्रकार ठीक इसका ये बेटा कौन सा है, ये प्रथम चरण हो गया और ये द्वितीय चरण। अब इसके अंदर क्या है, यह क्रिया एक चरण में संपन्न होती है। अब दूसरा पॉइंट बेटा इसमें अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करता है, नाभिक, रागी व क्रियाधार दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जब दोनों पे भाई निर्भर करेगा तो वेग समानुपाती, कौन कौन भाई, क्रियाधार और कौन है भाई, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, दोनों पे निर्भर कर रहा है। तो अतः यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। आप समझो इसके अंदर की कहानी क्या होती है। इसकी रिएक्शंस को बेटा हम ऊपर कर दे रहे हैं, इसकी रिएक्शंस को कहां कर दे रहे हो, ऊपर कर दे रहे हैं। इसमें क्या लिया जाता है, इसके अंदर 3 डिग्री लिया जाता है, इसके अंदर 1 डिग्री। तो यहां पर बेटा इसकी रिएक्शंस करा दे रहे हैं 1 डिग्री मैथिल ब्रोमाइड पर OH का आक्रमण। समझो कैसे, यहां पर बेटा 1 डिग्री OH पर 1 डिग्री मैथिल ब्रोमाइड, कुछ इस तरीके से, और इस पे बेटा आक्रमण कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। कहां से आक्रमण करेगा भाई, ये पीछे से पश्चाक्रमण करता है। कैसे करता है, पश्चाक्रमण। तो पश्चाक्रमण करेगा, पहली बार में क्रिया बेटा स्लो होगी, ठीक है। अब यहां पर जब पीछे से आक्रमण कर रहा है तो OH बेटा जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है Br माइनस, ऊपर बेटा H, एक H यहां जुड़ी, एक H यहां जुड़ी, और ये अवस्था बेटा कौन सी बनी, यह बेटा संक्रमण अवस्था, अर्थात इसके अंदर बेटा कौन बना, मध्यवर्ती। पहले OH ने आक्रमण किया, मध्यवर्ती बन गया। अब चूंकि कार्बन के 5 आबंध हो रहे हैं तो कार्बन के बेटा 5 आबंध संभव नहीं है, तो फिर किसको बाहर होना होगा, इधर से OH अटैक कर रहा है तो भाई कौन बाहर होगा, हेलोजन बाहर होगा, ठीक है। हेलोजन क्या हो गया, बाहर हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और OH जाके जुड़ जाएगा, OH जाके बेटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो जब OH इधर से आक्रमण करेगा, जब यहां से बेटा OH पीछे से आक्रमण कर रहा है, कौन बाहर होगा, Br हेलोजन। और जब बेटा हेलोजन बेटा इधर से आक्रमण करेगा,
आगे से आक्रमण करेगा तो बेटा कौन भार हो जाएगा, OH। मतलब ये कि जैसे तेज हवा में बेटा छाता उलट जाता है, ऐसे ये भी अभिक्रिया, ये बेटा किसका L रूप को किस रूप में बदल दिया जा रहा है बेटा, D रूप में, और D का L रूप में परिवर्तन, और इसीलिए बेटा यह एक्सेस कौन सी बन जाती है, वाल्डन प्रतिलोमन। यह घटना बेटा क्या कहलाएगी, वाल्डन प्रतिलोमन। ठीक है, तो ये आप लोगों से बेटा पूछा गया था 5 नंबर का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद भाई 6 का ही अथवा प्रश्न है, क्या बोल रहा है, हेलो एल्केन में ध्रुवण घूर्णकता, कार्यलता, धारण प्रतिलोमन तथा रेशमीकरण को समझाइए। चलिए आओ भाई समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे ध्रुवण घूर्णकता। ठीक है, ध्रुवण घूर्णकता क्या है कि जब हम बेटा एक साधारण प्रकाश को, ये हमारा क्या है भाई, साधारण प्रकाश है, साधारण प्रकाश, इस साधारण प्रकाश को हम किससे गुजारेंगे, निकोल प्रिज्म से गुजार रहे हैं। किससे गुजार रहे हैं भाई, निकोल प्रिज्म से गुजार रहे हैं। तो जब इसको निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे तो यह साधारण प्रकाश कैसा हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। यह साधारण प्रकाश कैसा हो जाएगा भाई, ध्रुवित हो जाएगा। कैसा हो गया, ध्रुवित, सीमित हो जाएगा, और सीमित होकर कैसा हो जाएगा, एक ही दिशा में रह जाएगा। जब ये टॉपिक बेटा आप लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और इसको जब हम किसी विलयन से गुजारेंगे, किसी विलयन से गुजारेंगे, तो इसको विलयन से गुजारेंगे तो या तो बेटा ये दक्षिणावर्त, इसका दक्षिणावर्त घूर्णक होगा, या बेटा ये क्या होगा, इसका वामावर्त घूर्णक होगा। ठीक है, या तो भाई इसका कैसा होगा, दक्षिणावर्त घूर्णक होगा, या भाई इसका कैसा होगा, वामावर्त घूर्णक होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, या तो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूर्णक होगा, या बेटा इसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूर्णक होगा। ठीक है, और यही घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण घूर्णकता। ठीक है, क्या बताया हम बेटा, जब साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजार रहे हैं, निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद प्रकाश तो भाई अभी 4 दिशा में था, जब इसे हमने निकोल प्रिज्म से गुजारा तो यह सीमित होकर एक ही दिशा में रह जाता है। ठीक है, और ऐसे प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब इस ध्रुवित प्रकाश को बेटा हम जब किसी भी विलयन से गुजारेंगे, तो जब विलयन से गुजारेंगे तो बेटा यह प्रकाश विलयन से गुजरेगा तो या तो बेटा ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाएगी, हमारी कहलाएगी ध्रुवण घूर्णकता। ठीक है, उसके बाद बेटा अगली है कार्यलता। कार्यलता क्या है, कार्यलता है वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी अध्यारोपित नहीं होती हैं, कायरल वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जूतों की जोड़ी, हथेली। ठीक है, जैसे, अब क्या मतलब है पूर्ण रूप से अध्यारोपित का मतलब, जैसे आपने दर्पण के सामने इस हथेली को दिखाया तो बेटा लौट के इसने प्रतिबिंब ऐसा ही तो बनाएगा, यही तो सामने लाएगा। अब क्या आपको बेटा ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, जब आप दर्पण के सामने ऐसे दिखा रहे हो हथेली को, ठीक है, तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। क्या ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, आप बोलो सर नहीं, तो ये पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं हो रही है। अर्थात यदि एक कार्बनिक अणु में किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह कैसे हो, भिन्न हो, तो ऐसे कार्बन को असममित कार्बन या कायरल कार्बन कहते हैं। यानी एक कार्बन से जुड़ने वाले सभी के सभी समूह कैसे हो भाई, भिन्न भिन्न हो। सभी के सभी समूह कैसे हो भाई, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, सभी समूह कैसे हो, भिन्न भिन्न हो। तो ये बेटा कौन सा कहलाएगा, यह कहलाएगा कायरल कार्बन। ठीक है, या असममित कार्बन कहलाता है। ठीक है, ये बेटा कार्यलता हो गई। अगला है धारा प्रतिलोमन। अभी पढ़ के आए थे, एल का डी में, डी का एल के रूप में बेटा, ठीक है, विन्यास होना। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, यदि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात समूह के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाता है तो इस विन्यास को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन। जैसे यहां पर कहानी कुछ इस तरीके से है, जैसे यहां पर कार्बन है, यहां पर CH3 है बेटा ये, ठीक है, यहां C2H5 है, और ये जोड़ दिया हमने यहां पर Cl। ठीक है, और इस पे हम OH का क्या कराएंगे, पश्चाकरण कराएंगे। तो पश्चाकरण कराने पर ये OH बेटा जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा OH। ठीक है, और यहां पर ये रहा बेटा CH3, ये हो गया C2H, ये जुड़ा है C2H5,
और ऊपर है H, ठीक है। L का D में, D का L में। जब OH आक्रमण कर रहा है, OH पीछे से आक्रमण करेगा बेटा, कौन बाहर हो जाएगा? Cl। जब Cl आक्रमण करेगा तो कौन बाहर हो जाएगा? OH। तो L का D में, D का L में, यही बेटा क्या कहलाएगा? धारा प्रतिलोमन, ठीक है। उसके बाद रेशमी कण क्या है? L तथा D के सम अणुक मिश्रण रेशमी कण मिश्रण कहलाते हैं। यह प्रक्रम रेशमी कण कहलाता है। देखो यह भी रेशमिक अभिक्रिया SN1 रेशमिक मिश्रण है, SN2 हमारा वाल्डन प्रतिलोमन है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बेटा हम लैक्टिक अम्ल को ले रहे हैं COOH, यहां पर CH3, इधर बेटा इधर जोड़ दिया H, और इधर चलो इधर जोड़ दिया हमने बेटा OH, और ये हमने जोड़ दिया H, ठीक है। ये हमारा L रूप है तो L को D में बदल दो। यहां पर बेटा OH को इधर जोड़ दो, H COOH, और यहां पर CH3, ठीक है। तो यहां पर यह घटना कौन सी बन जाएगी? हमारी रेशमी कण, ठीक है। यहां तक बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लो।